अवमानना का नोटिस जारी कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने इतनी राहत दे दी है कि 30 अप्रैल को अगली सुनवाई के दौरान उन्हें खुद कोर्ट में पेश नहीं होना पड़ेगा। लेकिन अगर उस दिन अदालत ने राहुल को अवमानना का दोषी करार दिया तो चुनावी माहौल में ये राहुल के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए भी यकीनन एक बड़ा झटका होगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि चौकीदार जी ने चोरी करवाई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है कि राफेल मामले में कोई ना कोई करप्शन, कोई ना कोई भ्रष्टाचार हुआ है। राफेल मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गलत बयानी करना कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को भारी पड़ गया है। राहुल ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर अपने बयान पर खेद जताया था, लेकिन कोर्ट इससे संतुष्ट नहीं दिखा। बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी की याचिका पर कोर्ट ने राहुल के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी कर दिया है। अब 30 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई होगी। चूंकि ये दो चीजें, राजनीतिक अभियान और शब्दावली चौकीदार चोर है, कोर्ट के ऑर्डर के संदर्भ में जक्स्टापोज हो गई, मिश्रित हो गई, इसलिए ये दुर्भाग्यपूर्ण संदर्भ उभरा, जिसके लिए हमने स्पष्ट खेद मांगा है, खेद व्यक्त किया है, लिखित रूप से किया है। सुप्रीम कोर्ट में मीनाक्षी लेखी की तरफ से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने दलील पेश की। उन्होंने कहा कि राहुल ने अपने बयान पर कोर्ट से माफी नहीं मांगी है, सिर्फ खेद जताया है। राहुल का इस तरह खेद जताना बनावटी है। रोहतगी ने अवमानना का नोटिस जारी कराने के लिए इसी को आधार बनाया। जो भाषा का इस्तेमाल किया गया है रिस्पांस में, वो राहुल गांधी जी द्वारा कोई माफ़ी नहीं है, अपॉलॉजी नहीं है। वो केवल रिग्रेट एग्जिबिट कर रहे हैं और अपनी गलती के लिए भी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि हीट ऑफ द मोमेंट हुआ, जिसका मतलब ही जाहिर तौर पर है कि कंटेम्प्ट जो है वो कंटिन्यू हो रहा है और वो अपनी बेबुनियाद बातों पर बरकरार हैं। कांग्रेस चौकीदार चोर है के नारे को जारी रखने की बात कह रही है। साथ ही बीजेपी पर इस मामले के राजनीतिकरण करने का आरोप भी लगा रही है। हमने निवेदन किया उच्चतम न्यायालय से कि इसका जानबूझकर राजनीतिकरण करने का प्रयत्न बीजेपी कर रही है, कोर्ट में भी राजनीतिकरण करने का प्रयत्न बीजेपी कर रही है, और इसलिए इस एक्सप्लेनेशन के आधार पे इस मुद्दे को आज खत्म किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय ने हमारी दलीलें सुनने के बाद इस मामले को क्लोज नहीं किया और अगले हफ्ते के लिए एक कारण बताओ नोटिस दिया है। लेकिन बीजेपी अगर राजनीतिकरण कर रही है तो उसे ये मौका कौन दे रहा है? क्या राहुल गांधी अनजाने में ऐसी गलतियां कर रहे हैं या जानबूझकर? क्या कोर्ट की अवमानना को लेकर नेता सीरियस नहीं हैं? अब क्या खेद जताने के बाद राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़ेगी या सुप्रीम कोर्ट इस हाई प्रोफाइल केस के जरिए कोई कड़ा संदेश देगा? और रोज की तरह आज भी आपके सामने एक सवाल है, और वो सवाल ये है कि क्या कोर्ट की अवमानना के मामले में राहुल गांधी का माफी मांग लेना काफी होगा? आप हमारे ट्विटर हैंडल @CNBC_आवाज पर जाकर अपनी राय दर्ज कराएं। प्रोग्राम खत्म होने से पहले हम आपको दिखाएंगे कि क्या राय आ रही है दर्शकों की। आज के हमारे मेहमान कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आलोक शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नरेंद्र तनेजा, सुप्रीम कोर्ट के वकील, संविधान के विशेषज्ञ विराग गुप्ता, हिंदुस्तान टाइम्स के राजनीतिक संपादक और वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह और नेटवर्क 18 के ग्रुप कंसल्टिंग एडिटर ब्रजेश कुमार सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सबको मैं याद दिला दूं कि शुरुआती टिप्पणी के लिए हमने 1.5 मिनट का एक समय तय किया हुआ है। अपनी पहली टिप्पणी इसी 90 सेकंड की समय सीमा के भीतर पूरी करेंगे तो बातचीत तरीके से आगे बढ़ेगी और एक दूसरे को बात करते हुए टोकेंगे नहीं तो और अच्छा रहेगा। रामकृपाल जी, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूँ। ये जहाँ पहुँचे हैं इस परिस्थिति को कैसे देखें? एक है चुनाव के दौरान नारेबाजी, रैली में बोलना, दूसरा है अदालत के अंदर जाकर बोलना, तीसरा है अदालत का जिक्र करना और फिर उस पर खेद जताना या माफ़ी मांग लेना। क्या पॉलिटिकिंग में कुछ चीज़ों का ख्याल रखा जाना चाहिए या पॉलिटिकिंग के नाम पर हम कुछ भी कहकर किनारे निकल सकते हैं? आलोक जी, जो आपका आखिरी सवाल है, मैं भी इसी सवाल का जवाब जानना चाहता हूँ। अदालत इस पे क्या कार्रवाई करती है, किस तरह से? क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ
कोर्ट के कई मामले होते हैं जो वो कई तरह का, जहाँ व्यक्तिगत मामला होता है तो हमेशा कोर्ट एक कुछ न कुछ पनिशमेंट या इस तरह का स्ट्रक्चर कोई पास करती है एक रूप में। अब देखना ये है कि ये मामला एक बड़े नेता का है, किस तरह से बहुत सारी लोगों की निगाहें होंगी कि जैसे होता है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। अब ये तमाम चीज़ें अब कैसे क्या होता है, जो भी हुआ है वो देखिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं कहूँगा कि जिस तरह से राजनीतिक चुनाव में भी जिस तरह का एक पॉलिटिकल एक तरह से जो विमर्श की भाषा है जिस लेवल पर चली गई है, मुझे नहीं लगता किसी भी चुनाव में मैंने ऐसा माहौल देखा था आज तक हुआ है। लेकिन ठीक है, उसमें ये होता है कि पॉलिटिकल नेता जो होते हैं वो अमूमन कंटेम्प्ट के लिए डिफेमेशन के केसेस नहीं फाइल करते हैं सारी चीज़ें। लेकिन जिस तरह की भाषा का प्रयोग कोर्ट के लिए किया गया और जो आर्गूमेंट है कि ये हीटेड मतलब एक तरह से वो चुनावी माहौल में गर्म जिस तरह होता है ये निकल गया गलती से, बट वो रिपीटेड है। आज भी कुछ बातें कही गई हैं, पीएम को न लेकर के किसी दूसरे के लिए चोर कह दिया गया। तो मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें ये तो नहीं कहा जा सकता, हालांकि कोर्ट में है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि क्या अदालत भी आम और ख़ास का फ़र्क करती है या अदालत कोई स्ट्रिक्ट ऐसा आदेश देती है ताकि भविष्य में सबके लिए नज़ीर हो, ये देखने की बात है। जी विनोद शर्मा जी, आपसे मैं जानना चाहता हूँ, आपने भी करीब करीब उतने चुनाव देखे हैं जितने रामकृपाल जी ने देखे होंगे, और हम सबसे बाकी लोगों से ज़्यादा देखे हैं। ये जो एक सवाल है कि प्रचार की भाषा, राजनीतिक विमर्श की भाषा का स्तर गिर रहा है, वो एक अलग सवाल है, उस पर हम अलग से डिबेट कर सकते हैं। लेकिन एक आज, क्योंकि ये किस्सा अदालत के इस्तेमाल का आ गया, एक तरह से अदालत में कहा गया जो उसको आप रैली में जाकर कैसे प्रेजेंट करते हैं। अब भी जो आज कांग्रेस की तरफ से एफिडेविट दाखिल हुआ है राहुल गांधी की तरफ से, उसमें कहा गया है कि वो अपने आरोप पर कायम हैं, वो उस आरोप पर उनको कोई खेद नहीं है, उसको वापस भी नहीं ले रहे हैं। उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान चुनावी भाषा में अदालत का जिक्र कर दिया, इस पर उन्हें खेद है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये कितना वैलिड आर्गुमेंट है, और अगर ऐसा था तो अदालत में सवाल उठने से पहले ही उन्होंने खेद क्यों नहीं जता दिया? देखिए, बात यह है कि जब राहुल गांधी ने वक्तव्य दिया था उस वक़्त मैंने कहा था कि ये जो उन्होंने कहा है कि कोर्ट ने एंडोर्स किया है नारा कांग्रेस का, अपना जो जजमेंट है, जो रिव्यू, जो पिटीशन एक्सेप्ट की है उसके चलते, तो मैंने कहा ये गलत है, और ये गलत है, और राहुल गांधी ने अपनी गलती मानी है। अब कोर्ट ने जो अभी फैसला लिया है उस पर कि भाई आप कंटेम्प्ट का नोटिस उनको इशू किया है, वो कंटेम्प्ट का नोटिस आलोक जी उसी दिन सुनेंगे जिस दिन रिव्यू पिटीशन सुनेंगे, जो रफाल पे रिव्यू पिटीशन जो एडमिट हुई है यशवंत सिन्हा की और प्रशांत भूषण की और अरुण शौरी जी की। तो एक तरह से कांग्रेस को सदमा तो पहुंच ही गया, झटका तो लग ही गया कि वो रिव्यू पिटीशन का जो रिपोर्टिंग होता वो सिर्फ अकेले बीजेपी को थोड़ा बेचैन बनाता। अब रिव्यू पिटीशन भी सुनेंगे और साथ के साथ ये कंटेम्प्ट पिटीशन भी सुनेंगे, तो कंटेम्प्ट का केस भी सुनेंगे, तो इसलिए कांग्रेस को भी उतना ही विचलित होगी कांग्रेस जितनी कि बीजेपी विचलित होगी। तो एक तरह से उनको सज़ा तो मिल गई अपने कहे की, लेकिन इससे ज़्यादा जब उन्होंने रिग्रेट एक्सप्रेस किया है, इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ कोर्ट नहीं कुछ करेगी, मेरा जो अपना आकलन है, और अगर करेगी तो ये करेगी कि आप माफ़ी मांगे जो आपने कहा उस पर, सिर्फ रिग्रेट से काम नहीं चलेगा, जो कि भारतीय जनता पार्टी की भी डिमांड है। तो ये मैं समझता हूँ प्रकरण उसी हद तक जाएगा, लेकिन जो इकट्ठा सुनेंगे रिव्यू पिटीशन 30 तारीख को, रिव्यू पिटीशन और कंटेम्प्ट का जो नोटिस है वो दोनों साथ साथ सुनेंगे, और राहुल गांधी को पेश होना पड़ेगा कोर्ट में, वो कांग्रेस के लिए पशेमान होने वाली बात है। जी, वो तो उस पर तो उनको रिलीफ मिल गई है, अदालत ने उनको रिलीफ दे दी है, पर्सनल अपीयरेंस नहीं होगी, उनको छूट दे दी गई है। अच्छा चलो, पर्सनल अपीयरेंस रिलीफ दे दिए, लेकिन उनकी सुनवाई तो होगी हाँ, साथ के साथ। उतनी उन्हें राहत मिल गई। लेकिन जो आपने कहा कि हम अखबार वालों की या प्रेस वालों की नज़र में ये एक तरह से हेडलाइन टकरा गई, दो हेडलाइनें एक साथ होंगी, इनमें कौन सी ऊपर होगी कौन सी नीचे उस दिन तय होगा।
आलोक शर्मा जी, आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। माना जाता है कि जो बड़े नेता हैं उनके आसपास बड़ी सलाहकार मंडली भी होती हैं। किस तरह के सलाहकार हैं जो ऐसे सलाह देते हैं जिसका नतीजा यहाँ आता है कि उन्हें अभी खेद प्रकट करना पड़ रहा है, और हो सकता है जैसा अभी विनोद जी कह रहे हैं, कल को अदालत उनसे माफ़ी मांगने को कहे। अगर वो बहुत लीनियंट रहेगी मेरी नज़र में तो कहेगी माफ़ी मांग लो, और अगर लीनियंट नहीं रही, सख्ती बरती, तो कुछ एक्शन भी कर सकती है। इस तरह का बयान देने से फ़ायदा क्या हुआ, और क्या कोई समझाने वाले लोग नहीं हैं उनके आसपास? देखिए, मैं समझता हूं कि वो स्वयं भी समझदार हैं, लेकिन किसी व्यक्ति से समझदार से गलती ना हो ऐसा कभी संभव नहीं है। आवेश में आकर चुनावी प्रतिक्रिया के माध्यम से उसी समय पर जजमेंट आया था, वो वहाँ पर पब्लिक के बीच में घिरे हुए थे। मीडिया के साथियों ने एक सवाल पूछा, उसका उत्तर आया, और उन्होंने पूरी तरह से लिखित उसके ऊपर खेद व्यक्त किया। मुझे बताइए, कौन कितना बड़ा समझदार व्यक्ति रहा जिससे गलती नहीं हुई हो? हम तो कह रहे हैं हमने खेद व्यक्त किया, लेकिन मोदी जी, अमित शाह जी, अरुण जेटली जी, तमाम लोगों ने इसी मामले में, राफेल के मामले में, सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर ये कहा कि हमें क्लीन चिट मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने कौन सी क्लीन चिट दी थी? सुप्रीम कोर्ट में गलत झूठा एफिडेविट प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति कहता है कि हमें क्लीन चिट मिल गई। 12/1/2019 को, 16/1/2019 को, 18/12/2018 को, तमाम ऐसे वक्तव्य हैं मोदी जी के। अभी भी 4 दिन पहले भी मोदी जी कह रहे थे, जब ये रिव्यू पिटीशन नहीं ली गई उससे 2 दिन पहले, कि हमें तो पूरी तरह से क्लीन चिट मिल गई है सुप्रीम कोर्ट के मामले में। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का जितना उसको, सुप्रीम कोर्ट को लपेटकर और उसके जो जजमेंट्स आए उनको दुरुपयोग करके मोदी जी ने अपना क्लीन चिट का जो ढाल बनाया था, ऐसा तो किसी ने नहीं बनाया। हम कह रहे हैं कि चौकीदार चोर है, आज भी कह रहे हैं कि चौकीदार ने चोरी कराई है। हम आज भी कह रहे हैं कि राफेल में चोरी हुई है। उसका कारण है कि जो 5-6 सवाल पब्लिक डोमेन में आए, उनमें से किसी एक का जवाब नहीं मिला। 126 जहाज की जगह 36 क्यों हुए? रिलायंस को क्यों कॉन्ट्रैक्ट मिला, HAL को क्यों नहीं मिला? कीमत 3 गुना क्यों बढ़ गई? और पीएमओ उसमें पैरेलल नेगोशिएशन क्यों कर रहा ठीक था? है, ये आपका जो नैरेटिव चल रहा है, मैंने पहले भी कहा, देखिए क्या क्या किस तरह का विमर्श है, कैसी भाषा है, ये एक अलग कहानी है, उस पर अलग चर्चा है। लेकिन अदालत के सामने हम जाते हैं और वहाँ किस अंदाज में पेश आते हैं, अदालत का सहारा लेकर, जो आपने सवाल उठाया वो बात मैं उस हद तक मान लेता हूँ। आप कह रहे हैं, तो क्या यही तर्क आप रखने वाले हैं जब अगली सुनवाई होगी कि बीजेपी ने क्लीन चिट का इस्तेमाल किया है इसलिए हम इस तर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमने वहाँ चौकीदार चोर है, हमने कह दिया आप दोनों की गलती बराबर, आप क्रॉस कर दीजिए? नरेंद्र तनेजा जी, क्या इस तरह का तर्क जाएगा? जी, उसमें तो बहुत क्लियरली हमने जी नहीं, ठीक है, मतलब वहाँ पे आपने खेद जता दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। तनेजा साहब, 2 बातें इन्होंने कही। एक तो इन्होंने खेद जता दिया है, आपकी पार्टी के बड़े नेताओं की तरफ से ये बात आ गई कि साहब राहुल गांधी ने माफ़ी मांग ली है, माफ़ी मांगने का मतलब है कि उन्होंने गलती की है और अब उसमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं रह गई। माफ़ी मांगने का जिक्र हुआ नहीं है, राहुल गांधी ने फ़िलहाल माफ़ी मांगी नहीं है, और चौकीदार चोर है कहने पर तो बिल्कुल नहीं मांगी है। दूसरी बात जो आलोक शर्मा ने अभी अभी उठा दी कि बीजेपी सुप्रीम कोर्ट की क्लीन चिट का हवाला देती रही, वो क्लीन चिट कहाँ थी? अब तो रिव्यू पिटीशन खुल गया है, तो क्या ऐसा लग रहा है कि आप दोनों लोग बराबर पर खड़े हो गए इस मामले में? देखिए, पहली बात तो बात कोर्ट की हो रही है। अब इनको लगता है कि जो रिव्यू के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि हम उसको रिव्यू जो है उन्होंने उससे एक्सेप्ट किया, करेंगे। आगे क्या होता है नहीं होता है, क्या होता है वो देखना पड़ेगा। अगर लगता है उसको हमने गलत उसका इंटरप्रिटेशन किया, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में तो है, कोई जो कांग्रेस का हेड ऑफिस है वहां से मुश्किल से 5 मिनट की ड्राइव है, जाके चैलेंज कर दें, हमको कर देना जैसे मीनाक्षी जी ने किया, ये भी कर दें जाकर, अगर साहस है तो। नहीं करेंगे, क्योंकि जो हम कह रहे हैं वो सही है, ये नहीं जाएंगे। और कांग्रेस तो वकीलों की पार्टी है, सारे एक से एक बड़े लॉयर्स हैं इनके पास, एक से एक बड़े, नाम गिराइए तो सुबह से शाम हो जाए, इतने सारे लॉयर्स हैं, वकीलों की पार्टी है। प्रश्न ये होता है, ये झूठ का दलदल था, राहुल गांधी जी ने ये झूठ का दलदल बनाया और खुद उसमें जाके गिर पड़े अब, और इतनी बुरी तरीके से गिरे कि समझ में नहीं आ रहा। और जब भी कोई दूसरे के लिए झूठ का दलदल बनाता है, इतिहास गवाह है, यही होता है, यही होता है। अब उसके अंदर खुद चले गए, कभी हवाला फ्रांस के राष्ट्रपति का दे देते थे, अब वो तो बेचारे यहाँ आएंगे नहीं। कभी बोलते थे हमारे पास खबर है कि अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ दे दिए, एविडेंस नहीं दिया, कौन सा बैंक है अभी तक नहीं बताया। हकीकत यह है, एक राजनीति के लिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो,
सबसे बड़ी उसकी जो पूंजी होती है, संपत्ति होती है, साख होती है। आज राहुल गांधी की सुप्रीम कोर्ट की ये जो जाके इन्होंने दिया है, और अभी आगे क्या होगा वो देखना पड़ेगा, उनकी जो साख है तार तार हो चुकी है, साख तार तार है, खत्म है आज की तारीख में, है ना, साख खत्म हो गई। और वो व्यक्ति जो प्रधानमंत्री बनना चाहता था, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, और जनता क्या सोच रही है उसका वो तो आप समझ जाएंगे। झूठ जो होता है, जब भी जो भी झूठ बोलता है, जो ये 6 महीने से ये झूठ बोल रहे थे पूरे देश के कोने में जा करके, आज क्या है, आज अंदर से तो उनको समझ में आ रहा होगा। और दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं संस्थाओं के लिए कोई सम्मान इनके दिमाग में नहीं है राहुल गांधी जी के लिए। ये सोचते हैं मैं संस्थाओं से बड़ा हूं क्योंकि मैं ऐसे परिवार से आता हूं, ये संस्थाएं मेरे लिए क्या मायने रखती हैं, मैं तो बहुत बड़े पर। तो ये जो सारी सोच और संस्कृति है, उसका नतीजा ये दलदल में फंसे हैं। और आप देखिएगा, इनको माफी तो मांगनी पड़ेगी। ठीक है, तो इनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी ये आप कह रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है, आपकी बात से भी लग रहा है कि माफ़ी मांगनी पड़ेगी, इससे आप लोग संतुष्ट हो जाएंगे। विराग गुप्ता जी, ये माफ़ी मांगने के का जो मसला है, माफ़ी मांगनी पड़ेगी, उनको माफ़ी मांग लेनी चाहिए, पहले मांग थी, अब माफ़ी मांगनी पड़ेगी। हो सकता है अदालत कह दे कि माफ़ी मांग लो। मेरा प्रश्न है कि मेरे जैसे किसी आम आदमी से कोई गुनाह हो जाता है तो क्या सुप्रीम कोर्ट कहता है भाई माफ़ी मांग लो, चले जाओ? और क्या जितना जिम्मेदार, जितना बड़ा नेता होता है, उसके ऊपर और गंभीर सज़ा या जिसको कहते हैं नज़ीर क्यों नहीं पेश होनी चाहिए? क्योंकि आम ये पब्लिक में परसेप्शन है कि ये बड़े लोग किसी भी चीज़ में फंसते हैं, इनको एक हल्के से चपत लगा के छोड़ दिया जाता है, माफ़ी मांग लो, छोड़ दिया। क्या माफ़ी ही इसकी सज़ा है? शांति भूषण, पूर्व न्याय मंत्री और सीनियर एडवोकेट, उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर के आरोप लगाए पुराने चीफ जस्टिस और जजों के भ्रष्टाचार पर, और तमाम उसके बावजूद भी उन्होंने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया। लेकिन आज तक तो उनके खिलाफ कोई कंटेम्प्ट की कार्रवाई नहीं हुई है। मुझे लग रहा है कि ये जो पूरा मामला न्यायिक से ज़्यादा सियासी है, और राहुल गांधी के जो एफिडेविट है और उनके जो बहस, जो तर्क दिए गए, उससे 2 बातें जाहिर हैं कि हमारे नेतागण अज्ञानी होने के साथ गैर जिम्मेदार भी हैं। उन्होंने जजमेंट पढ़ा नहीं, उसके बावजूद टिप्पणी कर दी, और उन्होंने इस बात को आज स्वीकारा। और ये सिर्फ उनका लक्षण नहीं है, ये पूरे देश की राजनीतिक व्यवस्था का विमर्श बन गया है कि जब राजनीति में अज्ञानता और गैर जिम्मेदारी बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। और एफिडेविट के पैरा 13 में उन्होंने 10 ऐसे मामले दिए हैं जब भाजपा के 5 बड़े नेता, उसमें अरुण जेटली शामिल हैं, नरेंद्र मोदी जी शामिल हैं, अमित शाह शामिल हैं, लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद शामिल हैं, सुषमा स्वराज शामिल हैं, जिन लोगों ने ऐसे वक्तव्य दिए कि अगर राहुल गांधी को दोषी मानेंगे तो ये एक पूरा पिटारा खुलेगा जिसमें अनेक राजनेता उसमें उजागर होंगे। और उस पिटारे खुलने के साथ सुप्रीम कोर्ट की वर्किंग भी उसमें चैलेंज होगी। जैसे आज सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद मीडिया ने बोला कि राहुल गांधी को पर्सनल प्रेजेंस होना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कोई आदेश तो आया नहीं। तो क्या जिन लोगों ने गलत बयानी की, क्या वो सब कंटेम्प्ट के दोषी हैं? तो मुझे लग रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो वर्बल कमेंट्स होते हैं, मीडिया की रिपोर्टिंग होती है, राजनेताओं की बयानबाजी होती है, यह एक पूरा सिस्टम कलुषित हो गया है जिस पर सुधार की ज़रूरत है, न कि इंडिविजुअल नेताओं की माफ़ी से ये सिस्टम सुधरेगा। जी, ब्रजेश कुमार सिंह हमारे ग्रुप कंसल्टिंग एडिटर हैं, पॉलिटिक्स को बहुत करीब से फॉलो करते हैं और बहुत लंबे समय तक ज़मीन पर काम करके आए हैं। ब्रजेश, ये जो किस्सा है, जैसे अभी विराग कह रहे हैं कि लोग पढ़ते नहीं हैं, उस पर टिप्पणी कर देते हैं, और ये बीमारी किसी एक की नहीं है। 5 मामले बता दिए इन्होंने कि काउंटर एफिडेविट में जमा किए गए हैं कि अगर राहुल गांधी फंसे तो ये सब भी फंसते हैं। क्या ये जो कह रहे हैं राजनीति, ये मामला न्यायिक से ज़्यादा सियासी है, तो ये जो पॉलिटिक्स है ये क्या दिखा रही है, किसको फ़ायदा पहुंचा रही है? क्या वास्तव में राहुल गांधी माफ़ी मांग लेंगे तो उनको नुकसान हो जाएगा? देखिए आलोक जी, परिस्थिति जिस तरह की बन पड़ी है उसमें सियासत में सोचिता वो तो वैसे भी एक तरह से सिर्फ कहने की बात रह गई है। आप चुनाव जीतने के लिए, आप पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसके पहले जब बात हो रही थी कि किस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, तथ्यों के साथ आप कैसे छेड़छाड़ कर रहे हैं, आपने एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया कि क्या यह बड़े लोगों के केस में सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या एक तरफ रहता है और दूसरा जो सामान्य आदमी हो तो उस पर किस तरीके से जो है एक तरह से कह सकते हैं कड़ी कार्रवाई की जाती है। दरअसल मुझे लगता है कि अगर हम थोड़ा सा पीछे जाने की कोशिश करें तो समझने में आसानी होगी। जो इस देश की हायर जुडिशरी है, जिस पर कि कमेंट करने से हम सभी लोग परहेज किया करते थे, जो पिछले 2-4 साल में जो हालात बने हैं, हर आदमी बहुत खुलकर अब बोल रहा है। आप याद करें, थोड़ा सा फ्लैशबैक में अगर आप जाएं,
प्रिवी पर्स केस बहुत नोटेबल केस है। माधवराव सिंधिया जो कि बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए, उन्होंने इस चीज को उठाया था जब उस समय इंदिरा गांधी की सरकार प्रिवी पर्स को एबॉलिश करने पर तुली हुई थी। कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने जो है उसमें माधवराव सिंधिया के फेवर में जजमेंट दिया। इंदिरा गांधी ने क्या किया, आते ही प्रिवी पर्स को जो है ऑर्डिनेंस के जरिए जो डिमोलिश कर दिया, खत्म कर दिया। आप जो है केशवानंद भारती केस की बात कीजिए, जहां से बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी आई। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उनके फेवर में जजमेंट नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार 1-2 नहीं बल्कि 3-3 जजेस को सुपरसीड किया गया। आप जो है उसके आगे आए। इमरजेंसी के दौरान आप जस्टिस एचआर खन्ना का उदाहरण सबको पता है कि उन्होंने किस तरीके से एडीएम जबलपुर केस में जो डिसेंट जजमेंट दिया, वह जो पूरी दुनिया में जिसकी नजीर दी जाती है पर्सनल फ्रीडम के हिसाब से, उनको जो एक तरह से कह सकते हैं सुपरसीड कर दिया गया। तो जो पॉलिटिकल पावर है, जो एग्जीक्यूटिव पावर है, वह पास्ट भी ऐसा नहीं रहा है कि वह जो कोई बहुत ज्यादा जो जुडिशरी है, और वो भी हायर जुडिशरी इस देश की जो सुप्रीम कोर्ट है, उससे कोई बहुत ज्यादा डरती रही हो। वायलेशन के किस्से रहे हैं और यह एक तरह से मान लिया गया है कि आप कुछ भी बोल के छूट सकते हैं, क्योंकि ऐसी कोई नजीर नहीं। आप याद रखें, शाह कमीशन बैठा था, इमरजेंसी के एक्सेसेस जो हुए थे उनके इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या हुआ, इंदिरा गांधी की सरकार आई और शाह कमीशन कहां चला गया किसी को पता भी नहीं चला। तो ये हमारा पास्ट है। तो ऐसे में ये उम्मीद करना कि सुप्रीम कोर्ट का डंडा, ये जो इंडियन पॉलिटिक्स के जो ये बड़े सितारे हैं, उन पर कोई बहुत माकूल प्रभाव डाल देता है, कोई इफेक्टिव उनको एक तरह से कह सकते हैं कि पनिश करता है या उनको डर दिखाता है, ऐसा कोई मानने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आपके पास्ट में आप देखें इस तरह की तमाम नजीरें हैं। यहां तक कि आप ध्यान करें, नेहरू जिनको कहते हैं कि डेमोक्रेसी और जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनको जमाने में जिनका सबसे बड़ा रोल रहा, उन्होंने इस देश के पहले जो चीफ जस्टिस थे, जस्टिस कानिया, उनसे वो नाराज हो गए थे किसी बात पर, उनको हटाने की बात उस समय की गई थी 1950 में। तो इतिहास हमारा ऐसे ही है। ऐसे में आप राहुल गांधी से क्या उम्मीद करेंगे कि क्या राहुल गांधी डर जाएंगे? पहले ही बात हुई कि वकीलों की कैसी फौज तैयार है। नहीं लगता कि जो आज का जो पॉलिटिकल क्लास है उस पर कोई बहुत ज्यादा खौफ है, और इस तरह के बयान आगे भी आते रहेंगे। जी, ये बहुत आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात की है, बहुत हिम्मत वाली बात की है। बहुत आसानी से कोई आज के ज़माने में आज का कोई पत्रकार इस तरह की टिप्पणी करता नहीं है। विराग गुप्ता, जो ब्रजेश कह रहे हैं, ये बात आप इसी तरह मानते हैं? पॉलिटिकल क्लास को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोर्ट क्या सोच रहा है, और उसे लगता है कि कोर्ट कुछ कर भी नहीं सकता है। नहीं, मैं ब्रजेश जी से 100% सहमत हूं। और मैं इसको अगर जुडिशियल साइड में अगर इसके 2 पहलू बताऊं कि जो जिन्होंने कंटेम्प्ट फाइल किया मीनाक्षी लेखी, वो इस मामले में पक्षकार नहीं हैं। कंटेम्प्ट फाइल करने के पहले वो पार्टी नहीं थी। और जिनके खिलाफ कंटेम्प्ट फाइल किया, राहुल गांधी भी पक्षकार नहीं हैं। ये दोनों पार्टियां नहीं हैं, और दोनों उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया। लेकिन इस मामले में एक पक्षकार हैं, प्रशांत भूषण, और उन्होंने ऐसे बयान दिए थे जिस पर कि अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल सबने आपत्ति व्यक्त की थी। एक पक्षकार जब आपत्तिजनक उनको लगता है ऐसा, तो आपने उसमें क्यों नहीं उनके खिलाफ कंटेम्प्ट फाइल किया? आप इस बात हम क्या माने? मैं सफाई चाहता हूं थोड़ी सी विराग जी। आपके कहने का मतलब है कि राहुल गांधी और मीनाक्षी लेखी राफेल मामले में पक्षकार नहीं है? जी हाँ। और एक और बात, आज क्या हुआ, आज कैसे बात बली, जब उन्होंने बोला कि आपने माफी क्यों नहीं मांगी, तो जो राहुल गांधी के वकील थे उन्होंने बोला कि आपने अभी तक नोटिस इश्यू नहीं किया, इसलिए हमने सिर्फ अपना इसमें क्लैरिफिकेशन दिया है कि क्या हुआ। तो उसमें जो पूरा हुआ 1 मिनट के भीतर, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ठीक, हम नोटिस इश्यू किए देते हैं। फिर उन्होंने बोला कि और लोगों ने भी बोला है रिव्यू पेंडिंग है, तो उन्होंने बोला हम रिव्यू भी लगाए देते हैं। अब सवाल इस बात का है कि जब रिव्यू की सुनवाई होगी तो बहुत सारे मामले खुलेंगे, बहुत सारी बातें आएंगी। तो अगर ये महसूस होता है कि इसमें राजनीतिक लाभ लिया जा सकता है, तो मैं इसको मानता हूं कि ये काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकता है, क्योंकि जब तक ये मामले की सुनवाई होगी, जब तक इसमें ऑर्डर रिजर्व रहेगा, तब तक राफेल का मुद्दा छाया रहेगा। और मैं समझता हूं कि इससे भाजपा को राजनीतिक नुकसान हो सकता है, इसलिए इसमें इतना जल्दी आकलन करना उचित नहीं होगा। जी, रामकृपाल जी, ये बहुत दिलचस्प मोड़ है। अभी तक हमें ये दिख रहा है कि ये मामला खुला, इस मामले को आगे बढ़ाया गया, ये हेडलाइन बना, तो ये भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाएगा, और ये क्लियर कट नुकसान कांग्रेस पार्टी के लिए, राहुल गांधी के लिए, उनको एक तरह का झटका है। जो अब तक मैं नैरेटिव देख रहा हूं, उसमें राहुल गांधी को एक बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट से लगा है। जैसे विराग बता रहे हैं कि अगर ये इतने किस्से एक साथ खुलने वाले हैं, विनोद जी ने भी अभी कहा कि हेडलाइन भिड़ेंगी, उस दिन 2 हेडलाइनें टकरा जाएंगी, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो चुनावी फायदे के लिए इस मामले को तूल देने की कोशिश महंगी पड़ सकती है?
देखिए आलोक जी, मैं इसका कोई आकलन तो नहीं कर सकता कि इस तरह की टिप्पणियों से वोटर पर बड़ा प्रभाव पड़ जाएगा या कुछ होगा। मैं मानता हूं कि देखिए, मतदाता जो है, जो नागरिक है, बहुत समझदार है, चीज़ों को समझता है कौन क्या चीज़ है। एक बात मैं देखिए, इसका पॉलिटिकल पक्ष न लेकर के मैं एक सिंपल बात आपको कह रहा हूँ जो मैं भुक्तभोगी भी हूँ। जैसे विराग जी ने कहा, आम और ख़ास, एक छोटी सी खबर, मैं संपादक था, छप गई थी एक सरकारी कर्मचारी के बारे में कि उनको जो तबादला किया गया है वो एक तरह से पनिश किया गया है, उन पर आरोप थे। इस एक लाइन पर वो बंदे ने मुकदमा कर दिया और संपादक होने के नाते मुझ पर मुकदमा चला, पर्सनल अपीयरेंस से छुट्टी भी नहीं मिली, और हालांकि ये कंटेम्प्ट का नहीं, अवमानना का था, डिफेमेशन का केस था, और सिंपल इतनी बात थी, और काफ़ी जाकर के अंत में माफ़ी मांगनी पड़ी, छापना पड़ा, उसके बाद हुआ। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर मानहानि और कंटेम्प्ट के मामलों में आम आदमी के साथ जिस तरह का व्यवहार किया जाता है, वाकई मैंने पहले ही कहा, मुझे देखना है इस बात का कि अब जुडिशरी के बहुत तमाम तरह के बयान आते हैं कि अब जुडिशरी स्ट्रिक्ट है और उसका दुरुपयोग नहीं हो सकता, फलाना चीज़ नहीं। लेकिन मुझे भी ये देखना है कि खास आदमी के बारे में क्या अदालत उतनी ही गंभीरता से इस चीज़ को चलाती है या नहीं चलाती है। तो मैं ये कह रहा हूँ, और देखिए दो बातें हो रही हैं। हालांकि विनोद जी ने कहा कि रिव्यू पिटीशन भी आएगा। एक बात मैं कह दूं, रिव्यू पिटीशन भी अगर आता है और सारे आरोप सच भी निकलते हैं, तो भी अदालत के फैसले से पहले की गई टिप्पणी के लिए इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। अगर जो गलत हुआ, आप किसी को, हम एज ए संपादक हम लोग बहुत क्लियर करते हैं कि अभियुक्त और अपराधी दोनों के फ़र्क समझिए आप। जहां अभियुक्त लिखना है वहां आप अपराधी नहीं लिख सकते हैं, या कोई ऐसा शब्द लेकर के कि उसको अपराधी करार दिया जा रहा है, वो भी गलत है। तो मेरा ये कहना है कि ये सब नियम कानून, जो इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, आप एवरीबॉडी इज इनोसेंट अनलेस प्रूव गिल्टी, ये सब आम आदमी के लिए है या उन लोगों के लिए है जो कल को देश का नेतृत्व करने जा रहे हैं या आज की तारीख में कर रहे हैं? जी, मतलब तो आप सवाल कहना इस है बात ये का है कि बड़ा अगर सवाल यही खास है लोग कि इस क्या देश पॉलिटिकल के क्लास कानून के से लिए एक नहीं अलग बदल अंदाज रहे हैं, में न्याय तो आम व्यवस्था आदमी चलेगी आम आदमी क्या करेगा? कि आम आदमी के साथ उसको तोला जाएगा। और ये इस पर हम आगे बढ़ें, इससे पहले एक बार जरा हम आम आदमियों की राय सुन लें। हमने सड़क पे निकल के लोगों से पूछा कि क्या इस मामले में राहुल गांधी का माफ़ी मांग लेना काफ़ी है। देख लेते हैं क्या कह रहे हैं लोग। किसी पॉलिटिशियन ने अपनी गलती को देखते हुए, गिल्ट फील करते हुए अगर माफ़ी मांगी है तो ये सफिशिएंट है। माफ़ी मांग लेना ठीक है, और ये जनता को भी पता लग गया कि उन्होंने जो किया है वो गलत है। एक देश के सामने मैसेज भी जाता है कि जो इतने बड़े पार्टी के नेता हैं, उन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट दिया है। माफ़ी मांगना काफ़ी है फिलहाल, पर आगे से ध्यान रखें कि फिर से माफ़ी मांगने वाला काम ना करें। पब्लिक के सामने भी मांगे ना, जिनके सामने इतना चौकीदार चोर का नारा लगवा रहे थे, और ऐसे ही पब्लिक के सामने कहें कि नहीं भाई हमने गलत कहा है। माफ़ी मांगना तो सही बात है, लेकिन मन में आए और कुछ भी बोल दे विदाउट प्रूफ और क्लेमिंग एनीथिंग, दैट्स रॉन्ग। उन्हें ऐसा करना नहीं चाहिए, और जो उन्होंने कहा कि चौकीदार चोर है, ये गलत है। उन्हें पब्लिक के सामने आके माफ़ी मांगना चाहिए। मैंने इतना पर्याप्त नहीं, इनके ऊपर मानहानि का केस होना चाहिए। इतने बड़े प्रधानमंत्री का जिन्होंने आरोप लगाया है बिना सबूत के, गवाह के, उनको माफ़ी मांगने के बाद भी सारी प्रॉब्लम जो है वो जनता ही देगी, क्या है, क्या सही है, क्या गलत है। जी, तो आपने सुना कि आम लोगों की क्या इस पे राय है। नरेंद्र तनेजा साहब हाथ उठा रहे हैं। तनेजा साहब, आप पॉलिटिकल क्लास से हैं, आप इस वक्त राजनेता के चोंगे में हैं, लेकिन इससे पहले आप एक पत्रकार भी हैं और भारत के आम नागरिक भी हैं। ये जो सवाल उठ रहा है कि क्या अदालत बड़े लोगों में और आम आदमी में फ़र्क कर रही है, इस पर आपका क्या कहना है? अगर ऐसा धारणा लोगों के अंदर आती है, ऐसी धारणा आती है कि फ़र्क किया जाता है क्योंकि आप बड़े हैं और कोई छोटा है, कोई राहुल गांधी है तो कोई मामूली आदमी राजीव कुमार है, तो अगर ऐसी धारणा बनती है तो कोर्ट को ध्यान देना चाहिए। ये तो लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए, है ना। ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये तो राम का भी देश है, और अकबर भी इसीलिए जाने जाते थे कि अकबर ने अपने बेटे को नहीं माफ़ किया था
और राम का तो बारे में सभी लोग जानते हैं। तो अगर ऐसी धारणा है तो कोर्ट को जरूर इस पर तवज्जो देना चाहिए और ध्यान देना चाहिए कि ये धारणा नहीं होनी चाहिए। अगर पढ़े लिखे लोगों में, कमेंटेटर जो हमारे पैनल पे हैं सब पढ़े लिखे हैं, अगर उनमें भी ऐसी धारणा है तो फिर तो बहुत गंभीर मसला है। लेकिन मैं जिस बात पे साथ में ये भी कहना चाहता हूं, विनोद शर्मा जी ने ये कहा कि दोनों जो चीजों को उन्होंने क्लब कर दिया, उन्होंने जो है राहुल गांधी जी का जो मसला चल रहा है और साथ में रिव्यू को क्लब कर दिया। ये मैं कोई दावा नहीं करता कि मैं लीगल एक्सपर्ट हूं, मैं नहीं हूं, लेकिन क्लब नहीं किया जा सकता। 1 तारीख को वो पढ़ रहा है वो बात अलग है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। रिव्यू तो अलग मसला है। रिव्यू तो जो कोर्ट का फैसला आया था वो प्राइसिंग, प्रोसेस और ऑफसेट पे था। अब उसको रिव्यू क्या कोर्ट करता है, कैसे करता है, कोर्ट के पास तो सारे कागज हैं, सरकार दे चुकी है। अब वो एक अलग धारा है, वो अपने हिसाब से चलेगा। ये मसला अलग है। ये मसला ये है कि राहुल गांधी जी जो इतनी बड़ी पार्टी के नेता हैं, अब तो अध्यक्ष हैं, है ना, अब उन्होंने इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बयान दिए और उसके बाद जब कोर्ट में उन्होंने रिग्रेट यानी उसका दाखिल किया है एफिडेविट, उसके बाद उन्होंने फिर कहा कि चौकीदार चोर है। तो ये अच्छा, दूसरी बात ये होती है कि राजनीति, जैसे मैंने कहा कि पॉलिटिक्स के अंदर बड़ी मुश्किल से जाके उनकी थोड़ी साख बनना शुरू हुई थी। उनके बारे में सोशल मीडिया में लोगों ने जो पहले कहते थे उसको कम हुआ था वो, और उसके बाद फिर ये बात आ गई कि क्या भरोसा कर सकते हैं, क्या जिम्मेदारी, जो जिम्मेदारी वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री पे जाऊं, क्या दी जा सकती है उनको, क्या वो परिपक्व हैं? ये प्रश्न जनता उठा रही है। हो सकता है कांग्रेस के प्रवक्ता को आपत्ति और वो अपना बिल्कुल देना चाहिए उनको, लेकिन ये सवाल एक आम भारतीय नागरिक के मेरे मन में आता है कि कोई अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है बिना उसको अपने जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं पूछे, आपने ऐसी टिप्पणी कर दी जिससे कि आज खुद उस दलदल में घुस गए। मैं भी पार्टी में हूं, पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं। हमारे यहाँ जब भी कोई लीगल कोई आता है हम लोग उसका पहले अध्ययन करते हैं, और जो हमारे यहाँ लीगल लोग हैं वो अध्ययन करते हैं, वो हमको बताते हैं कि कैसे टिप्पणी हमने करनी है, हम उसी हिसाब से जाते हैं। अर्थशास्त्र पे, ऊर्जा पे आता है तो मैं देता हूं राय उस पे। प्रश्न ये होता है अब कि बड़ी मुश्किल से जाकर के इनकी थोड़ी साख बनना शुरू हुई थी, लोग इनको थोड़ा गंभीरता से ठीक है, ये पॉइंट आपने दिया, मैं इसी को आगे बढ़ाता हूँ। आलोक शर्मा जी, तार हो गई, खत्म हो गई। आलोक शर्मा जी, ये सवाल का जवाब दीजिए कि जो साख ये कह रहे हैं, और सही बात है कि राहुल गांधी की साख बन रही थी, इसमें कोई शक नहीं है। राहुल गांधी जहाँ थे वहाँ से काफ़ी उनकी अप्रूवल रेटिंग, साख जो भी कही है वो आगे बढ़ रही थी। ऐसे में इस तरह का एक्सीडेंट कहिए आप, या गलतफहमी कहिए, गलती कहिए, जो भी कहिए, उस पर अभी खेद जताने के बजाय सीधे, अगर बहुत ग्रेसफुल नहीं होता है, कई बार मुझे लगता है मैंने कोई गलती की, मैं जाता हूं माफ़ी मांगता हूं उस आदमी से जिसके प्रति वो गलती हुई होती है, अदालत में माफ़ी मांग लेने की ही सीधे माफ़ी क्यों नहीं मांग ली? अभी भी हिलावाली क्यों है? बाहर निकल के कह रहे हैं चौकीदार चोर है, दोबारा कह रहे हैं, अदालत में कह दें कि हाँ मैं तो चौकीदार चोर है कह रहा हूँ, लेकिन मैंने आपका नाम लिया, इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। इस पर क्या ऐतराज़ है? मैं समझता हूं कि वही चीज़ उन्होंने की है कि आपका सुप्रीम कोर्ट का नाम उसमें लिया गया। जहां तक बात चौकीदार चोर है, वो कैंपेन हमारा कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। नहीं तो आप जो कह रहे हैं कि वो जो खेद है कहा है, उसको माफ़ी मान लिया जाए, ये माना जाए कि उन्होंने माफ़ी मांग ली है, या ना माना जाए? नहीं, मैं समझता हूँ नहीं, खेद, उन्होंने खेद व्यक्त किया है, खेद ही माना जाए उसको। जहां तक बात है कि चौकीदार चोर है, हम बार बार कह रहे हैं कि राफेल में पूरा बड़ा घोटाला हुआ है, चौकीदार ने मदद की है। बीजेपी के प्रवक्ता महोदय अभी पहले कुछ झूठ पर प्रवचन दे रहे थे। मुझे लगता है कि मोदी साहब का कोई प्रवक्ता प्रवचन झूठ पर दे, उस पर टिप्पणी करने लायक भी नहीं है। इन्होंने संवैधानिक संस्थाओं के बारे में कहा कि साहब वो तो उनकी साख गिर गई। सीबीआई के दफ्तर को दिल्ली पुलिस रात को 2 बजे कब्जा करती है जाकर, जिस तरह से आरबीआई का क्या हाल किया है, सुप्रीम कोर्ट के 4 जज आकर स्वयं कहते हैं कि हमारे यहाँ पर काम में दखल दिया जाता है, तो पूरे देश ने देखा है। जहाँ तक अभी आपने कहा कि साहब वो माफ़ी मांग लेते और ऐसा तो साख गिर गई, हमने 12 ऐसे एग्जाम्पल दिए हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट को मिसकोट किया है, और तमाम बड़े लीडर्स ने किया है, जिनमें अमित शाह जी, अरुण जेटली जी और मोदी जी लेवल के लोग हैं। मुझे लगता है कि उन लोगों को वो 12 मैटर जो अपने हैं वो भी समझ लेने चाहिए कि किसने किसकी साख को गिराया है। बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ने भी कहा कि उसमें तो क्लीन चिट मिल गई थी और सुप्रीम कोर्ट का ऐसा था। उन्होंने प्राइजिंग के लिए साफ लिखा सुप्रीम कोर्ट ने, वी हैव नथिंग टू डू विद द प्राइजिंग।
और प्राइसिंग के बारे में सीएजी की रिपोर्ट पीएससी को दे दी गई है। वो तो रात को जब सामने आया कि पीएससी के पास सीएजी की रिपोर्ट नहीं आई है, तो संडे को जाकर वो ग्रामर और टेंस और फ्यूचर टेंस और पास्ट टेंस चेंज करने पड़े, स्पेलिंग चेंज करने पड़े। झूठा एफिडेविट आपने सुप्रीम कोर्ट को दिया, इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण नहीं हो सकता है। जहां तक बात ऑफसेट की बात है, ऑफसेट आलोक जी देखिए, मैं आपसे एक आग्रह करूंगा। देखिए, मैं राफेल डील के डिटेल्स पर यहाँ चर्चा नहीं कर पाऊंगा, वो एक अलग डिबेट है, वो हम लोग कई बार कर चुके हैं, आगे भी मौका मिलेगा तो करेंगे। हम लोग राफेल डील में आप अपने आरोपों पे कायम हैं, भारतीय जनता पार्टी उन आरोपों को गलत बताती है। इसके बाद हम बार बार हर डिबेट के बीच में उन्हीं की डिटेल्स में जाएं तो ठीक नहीं रहेगा। विनोद शर्मा जी काफ़ी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। विनोद जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। एक हम लोग कहते हैं, जैसे अभी मैंने भी कहा कि आदमी बड़प्पन दिखाए, कोई गलती हो गई तो माफ़ी मांग ले, लेकिन क्या इस ज़माने में, आज के दौर में माफ़ी मांगना थोड़ा मुश्किल नहीं हो गया है? एक चूक हुई और आपने मान ली, फटाफट आर्काइव से निकाल कर उसको फेसबुक पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पर बनाया जाएगा, आपके मेम बनेंगे और फटाफट वो उनको वायरल किया जाएगा। ऐसे में आदमी गलती तो कर देता है, लेकिन उसके बाद उस गलती को मानने से बहुत कतराता है। ऐसा नहीं लग रहा है? आलोक जी, मेरी 2-3 बातें आप सुनिए ध्यान से। मैं उन पत्रकारों में से हूं जो एक कमीशन के सामने पेश हुआ है, जिसने एक उस जज को इंटरव्यू किया था जिसने गंभीर आरोप हायर जुडिशरी पे लगाए थे। मित्रुका केस, मिस्टर मित्रुका जुडिशियल सर्विस के अध्यक्ष होते राजस्थान में, और मैं उसमें अपेयर हुआ हूं कि भाई उन्होंने कहा था कि नहीं कहा था कमीशन में। उसको अलग छोड़िए, उस संदर्भ में जब मैं वहां अपेयर हो रहा था, ये बहुत पुरानी डिबेट है कि क्या लॉ ऑफ कॉन्टेम्प्ट जो है, इज इट अ शील्ड अवेलेबल टू द जुडिशरी और अ स्वॉर्ड अवेलेबल टू द जुडिशरी? जुडिशरी अपने स्वाभिमान की, अपनी गरिमा की रक्षा के लिए इसका इस्तेमाल करे, या इसको तलवार बना के लोगों को चुप करवाने के लिए इसका इस्तेमाल करे? यहाँ सीधी सीधी गलती राहुल गांधी से हुई है, उसके लिए उन्होंने रिग्रेट एक्सप्रेस किया है। सुप्रीम कोर्ट का पूरा अधिकार बनता है कि उनको कहिए कि आप माफ़ी मांगिए। अब आते हैं दूसरी बात पे। मैं समझता हूँ भारत का राजनीतिक समाज जुडिशरी को जिस तरह से उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए वो नहीं करता। हमने सदन में जुडिशरी के संदर्भ में ऐसी ऐसी बातें सुनी हैं। जो जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल स्क्रैप हुआ था, उसके बाद हमने सदन में सुना टिरनी ऑफ द अनइलेक्टेड। आपने भी सुना होगा, द टिरनी ऑफ द अनइलेक्टेड। टिरनी ऑफ द अनइलेक्टेड नहीं चलेगा, और वो क्योंकि सदन के पटल पे बोला गया, उसके खिलाफ तो कोर्ट कुछ कर नहीं सकता है, क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन बड़ी वेल डिफाइंड है। तो हम ये बड़ी बड़ी बातें ना करें, कोई पॉलिटिकल पार्टी बड़ी बड़ी बातें ना करे, ना कांग्रेस करे, ना भारतीय जनता पार्टी पर करे, ना कोई और क्षेत्रीय दल करे। ये बात समझ के चलिए कि नानी पालकीवाला का एक बड़ा ही विस्तृत ऐसे मैंने लॉ ऑफ कंटेम्प्ट पे पढ़ा है, और उसमें उनका जो आर्गुमेंट है वो ये है कि द लॉ ऑफ कंटेम्प्ट इज अ शील्ड, इट शुड बी यूज्ड एज अ शील्ड। अगर कोर्ट अपनी गरिमा बनाए रखनी चाहती है, अपनी इज्जत बनाए रखना चाहती है, अपनी स्टेचर बनाए रखना चाहती है, तो इसको एज अ शील्ड इस्तेमाल करना चाहिए, और वो शील्ड इस्तेमाल हो गई है जो कंटेम्प्ट का नोटिस इशू हुआ है। अगर उसके बाद रिग्रेट या माफीनामे के बाद भी अगर कोई सजा सुनाती है, तो फिर ये तलवार का इस्तेमाल हो जाएगा, और मैं समझता हूं वो कोर्ट की गरिमा के लिए अच्छा नहीं है। राहुल गांधी को जो कहना था वो शायद कम कहा, उनको पूरा कहना चाहिए था, मैं मानता हूं इस बात को। लेकिन कोर्ट को अगर ये बस्ता खोलेगी कोर्ट, तो और भी बहुत से बस्ते खुलेंगे। तो इसलिए कुछ चीज़ें अनकही छोड़ दी जाती हैं आंख की शर्म बचाए रखने के लिए, क्योंकि जैसा कि अभी हमारे वकील साहब जो पैनल पे हैं, उन्होंने कहा, खड़े होकर कहा शांति भूषण ने, प्रशांत भूषण ने, और उनकी एक संस्था थी, और उन्होंने कहा कि इतने जो जजेस हैं वो करप्ट हैं। जस्टिस काटजू ने कहा, उन्होंने जो बयान दिया अहमदाबाद जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के बारे में, वो भी कभी आपने सुना है?
वो बयान था। क्या उसने गरिमा में, कोर्ट की गरिमा में इजाफा किया था उस बयान ने? नहीं किया था, क्योंकि वो कुछ यथार्थ भी बोले जाते हैं, कुछ सच्चाइयाँ भी होती हैं उसमें। तो इसलिए इसको, और दूसरी बात, क्योंकि मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, मेरी बहुत सी स्टेटमेंट जो है शायद मिस इंटरप्रेट हुई है। मैंने रामकृपाल जी ये नहीं कहा कि वो रिव्यू पिटीशन जो है उससे कांग्रेस को फायदा हो जाएगा, मैंने नहीं कहा ये। मैंने ये कहा कि कांग्रेस को नुकसान हुआ है कि रिव्यू पिटीशन के साथ वो कंटेम्प्ट भी सुनेंगे। भाई सिर्फ रिव्यू पिटीशन सुनते तो सिर्फ बीजेपी की बात होती, लेकिन यहाँ पर अब इनकी भी बात होगी तो इन्होंने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली है। अब कंटेम्प्ट भी साथ में सुना जाएगा, तो वो सजा तो मिल गई राहुल गांधी को कि जो उसको एडवांटेज हो सकता था। ये इन्होंने पिटीशन मूव नहीं की है, ये तो थर्ड पार्टी की पिटीशन है, प्रशांत भूषण एंड कंपनी की है, तो कांग्रेस ने तो नहीं मूव की है। अब कांग्रेस उसमें फंस गई है क्योंकि उन्होंने ये कमेंट कर दिया, और ये कमेंट सरासर अनुचित कमेंट था। कोर्ट ने इनके स्लोगन को एंडोर्स नहीं किया था और ये बोलने का कोई औचित्य नहीं बनता था, लेकिन उन्होंने बोला, गलती की, अब उसका मुआवजा देना पड़ेगा। जी नरेंद्र तनेजा जी, आप कुछ टिप्पणी करना चाह रहे हैं? जी अच्छा लगा, आपने काफ़ी समय दिया। विनोद शर्मा जी काफ़ी लंबा बोले, अच्छी तकरीर थी उनकी, और कुछ दर्द भी दिखा मुझे उनमें, उनकी आवाज़ के अंदर। लेकिन एक बात यह कि जहाँ तक संसद की बात है, संसद के अंदर क्या बोला जाता है, पार्लियामेंटेरियन जो एमपीज होते हैं इनको लॉ मेकर्स कहा जाता है। तो कानून तो वही बनाते हैं, कानून तो संसद में बनता है ना, और वो उसी को इंटरप्रिटेशन होता है कोर्ट्स में, चाहे वो हाई कोर्ट है, उसमें कानून वो बनाते हैं। अच्छा, और उसका अगर वो बोल दिया तो वहां पे ईमानदारी से बहस होनी चाहिए, उसमें क्या बुराई है, जहां तक संसद में हो रही है। लेकिन प्रश्न यहां बात संसद की हम नहीं कर रहे, संसद के तो अपने अधिकार है, और कोई भी चीज बनाने से पहले उस पर बहस तो होगी, और बहस होगी, तरह तरह की बातें भी आएंगी, विचार भी आएंगे। अब उसको हम कोर्ट करें और उससे बोले सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है, तो वो तो मुझे समझ में नहीं आता। और दूसरी बात यह है कि विनोद शर्मा जी ने कहा तलवार कि साहब वो अभी अब इंतजार तो कर लीजिए शर्मा जी, देखें कोर्ट क्या करता है, आगे क्यों बढ़ रहे हैं, किस बात का दर्द, किस बात की तकलीफ। हकीकत यह है कि राहुल गांधी जी ने जिस हिसाब से बयान दिया, और रिग्रेट के बाद रिग्रेट, विनोद शर्मा जी मैं बोल लूं, मैंने आपकी लंबी तकरीर सुनी, मैं तो एक सांस नहीं ली, मैंने कहा मैं ये नहीं करता, अब मैं चुप हो जाता हूं, आप तकरीर जारी रखिए, आप अपनी तकरीर जारी रखिए तकरीर जारी, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैं चुप हूं साहब, बोलिए, मेरा समय भी आप ही को। मैंने सुनिए मेरी बात, मैंने जो बात कही है वो नानी पालकीवाला को कोट किया है, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है वो, तो आप मुझे मत एट्रीब्यूट कीजिए वो। विनोद जी मैं आप ही को सुन रहा हूं, और ये आप हमेशा ऐसे करते हैं, जब आपके पास तर्क नहीं होता तो आप कहते हैं मैं चुप हो जाऊंगा। आप चुप मत होइए, अपना इस्तेमाल कीजिए, अपने राइट का, बोलिए, अपना जवाब दीजिए, मैं सुन रहा हूं। अच्छा आप चलिए, अच्छा उसका दोष भी आपने मेरे पे डाल दिया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है शर्मा जी। लेकिन देखिए विनोद जी, बात सुनिए, जो मैं कह रहा हूं, आप तलवार तक पहुंच गए कि वो तलवार का अगर कुछ बोल दिया तो वो तलवार निकालने वाली बात हो जाएगी। किस बात का दर्द है आपको? हम तो यहां बड़े निष्पक्ष होकर के बहस कर रहे हैं। अरे अब कोर्ट क्या करेगा हमको तो नहीं पता, मैंने कोई दावा नहीं करता कि मैं कानून का कोई बहुत बड़ा, मैं तो नहीं हूं, लेकिन प्रश्न इस बात का है कि जो राहुल गांधी जी ने बोला वो गलत था। कोर्ट का हवाला देके जो बातें उन्होंने कही वो इमेच्योरिटी थी, तो यहाँ तो विनोद जी की और आपकी एक राय है, अपमान था, देश का अपमान था। बात तो मैंने कही है, देश का अपमान उन्होंने किया, और साथ में देखिए देश का अपमान किया, अपनी समझ क्या, उससे क्या हुआ, मैंने तो यही कहा ना। और उसके बाद जो है जाकर के कोर्ट में क्या होता है वो तो कोर्ट तय करेगा। हम क्यों कह रहे हैं कि साहब वो तलवार निकाल लेगा तो ये गलत हो जाएगा, नानी पालकी वाला ने ये कहा था, आप डरा रहे हैं कोर्ट को। नहीं ठीक है, ये बात ठीक है, आप नहीं डरा कोई नहीं रहा है कोर्ट को। देखिए डराने की बात तो हो चुकी है, वो अब आप कोर्ट को डरा रहे हैं, कोर्ट को आप एक होली काऊ बना के प्रेजेंट करना चाहते हैं, ये ठीक नहीं है। क्योंकि आपने अभी कहा कि संसद का अधिकार है, फिर कुछ अदालत का अधिकार है, सिर्फ जिसका कोई अधिकार नहीं है वो हम लोग हैं, हम आम आदमी, जिनका कोई अधिकार नहीं है। आपको आलोक जी, आप निष्पक्ष रहिए, मेरी बात करने दीजिए, आप निष्पक्ष रहिए। नहीं मैं निष्पक्ष हूं ही, मैं कह रहा हूं कि बोलने दीजिए ना,
वो बोले तो आपने सांस नहीं ली। नहीं सर, मैं आपके बोलने पे भी सांस नहीं ले रहा हूँ। मैं आपके बोलने में कहाँ सांस ले रहा हूँ? तो मत लीजिए ना, मुझे बोलने दीजिए। मुझे आखिरी बात बोलने दीजिए। चलिए आप आखिरी बात खत्म करें, तनेजा जी की बात सुने भाई। आखिरी हाँ, मेरा सिर्फ ये कहना है कि देखिए मसला कोर्ट में हैगा। अरे कोई ज्यादा उसकी बात नहीं है, कोर्ट क्या करता है फैसला आने दीजिए, सामने आ जाएगा। जो राहुल गांधी जी जो वक्तव्य कोर्ट को लेके वो गलत बयानी उन्होंने करी, इमेच्योरिटी दिखाई, इज्जत अपनी तार तार कर दी, पार्टी की इज्जत तार तार कर दी, है ना। ये तो उन्होंने कर दिया, अब आगे क्या होता है इंतजार करिए, कोर्ट क्या कहता है हम लोग देखेंगे। ठीक है, आलोक शर्मा जी, आलोक शर्मा जी, आप काफी देर से कोशिश कर रहे हैं बोलने की। देखिए यहाँ पर कौन निष्पक्ष है कौन नहीं है पूरा देश देख रहा है, सीएनबीसी के दर्शक देख रहे हैं, और किसके चेहरे पर कितना दर्द है वो भी दर्शक देख रहे हैं। तो तनेजा साहब दर्द को थोड़ा कम कीजिए, मुद्दे पर बातचीत करते हैं, व्यक्तिगत नहीं होते हैं। हम तो बार बार कह रहे हैं कि जो राफेल के सवाल थे, 1.5 साल हो गए हमें सवाल उठाते आप उनके सवालों के जवाब क्यों नहीं देते हैं? डिफेंस का मामला होता है एजुकेशन मिनिस्टर आके बयान देते हैं, एजुकेशन का मामला होता है तो डिफेंस मिनिस्टर आके बयान देते हैं। आप केवल ये बता दीजिए कि जो मूल सवाल थे 5-6 राफेल के मामले में, उसका जवाब क्यों नहीं दिया। और एक सवाल छोटा सा पूछता हूं, पहले कहा गया कि सब फाइल चोरी हो गई, फिर कहा गया कागज चोरी हो गए, फिर कहा गया नहीं वो फोटो खींच ली गई, फिर कहा गया कुछ और। हम केवल ये पूछ रहे हैं, अगर इतना डिफेंस सीक्रेट मामला था, पूरा देश कह रहा है कि चौकीदार चोर है, प्रधानमंत्री के ऊपर सीधे सवाल खड़े किए जा रहे हैं, और वहां से चोरी हो गए डॉक्यूमेंट और फोटो खींच गए। भाई साहब आपने आज तक एक भी कंप्लेंट क्यों नहीं की उसके बारे में? कौन दोषी है उसके मामले में, कहां से चोरी हो गए वो डॉक्यूमेंट, ये प्रश्न उसका क्यों नहीं आपने आज तक? नहीं आलोक जी देखिए, मैं फिर वही आपसे बात कहूंगा, मैं दोबारा वही आग्रह कर रहा हूं, मैंने पहले भी किया। हम उस केस के मेरिट्स में चले जाएंगे तो कहानी कहीं और जाएगी। मुझे एक बार फिर विराग गुप्ता के पास जाने दीजिए। विराग जी, अभी जो चर्चा हुई लंबी, जिसमें विनोद जी और तनेजा जी के बीच में बात हुई, वहाँ ये बात फिर से आई। अब एक और क्लास सामने आ गया। अभी तक अदालत थी, अदालत के सामने पॉलिटिकल क्लास एक विशेष क्लास के तौर पे जाता है, ये एक बात थी। संसद एक अलग विशेषाधिकार प्राप्त संस्थान है। ऐसे में आम आदमी का आसरा सहारा कहाँ है? ये एक अलग क्लब चलेगा और जिन लोगों पे राज हो रहा है वो लोग अलग राज में रहेंगे। ये व्यवस्था ऐसे चलती रहेगी। देखिए जो संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें बोला गया है कि जो पूरा व्यवस्था है वो जनता के लिए ही बना है, लेकिन जनता ही सबसे ज़्यादा वंचित है। और मैंने एक बार कविता पढ़ी थी, फिर उसको बताता हूँ कि जो पुल बनाएंगे अनिवार्यता पीछे रह जाएंगे, सेनाएं होंगी पार, राम रावण युद्ध होगा, राम विजयी होंगे, लेकिन जो पुल बनाएंगे वो इतिहास में बंदर कहलाएंगे। तो इसी तरह का मामला भारतीय लोकतंत्र में भी है। लेकिन अभी बहुत कुछ बातें हो रही थी, मैं थोड़ा सा उसमें बैकग्राउंड में जाता हूँ। पालखीवाला साहब का जिक्र हो रहा था। पालखीवाला साहब ने ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस को आर्गू किया था 1973 में, जिसमें कि सीकरी साहब चीफ जस्टिस थे, और उसमें उन्होंने बताया था कि सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी क्यों उसकी सर्वोच्चता है, उसमें क्यों उनकी जो सार्वभौमिकता है जिसके बेसिस पे सारे अधिकार इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और वो इतनी सड़ांध पैदा हो गई कि 3-4 साल पहले जब कॉलेजियम का जजमेंट आया तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने बोला कि जो कॉलेजियम सिस्टम है वो इतना सड़ांध है उसमें कि उसको ठीक करने के लिए पेरोस्त्रोइका का ग्लास नोक चाहिए। तो मुझे लग रहा है जुडिशरी को इन बातों से खतरा है और जुडिशियल रिफॉर्म्स इन विषयों पर होना चाहिए जिससे आम जनता को न्याय मिले। अब हम आते हैं पॉलिटिकल क्लास के बारे में। देश की राजधानी दिल्ली है, जहाँ पर सारे राजनेता ज़्यादा पढ़े लिखे माने जाते हैं, और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सीलिंग चल रही है। किसी भी पार्टी का नेता बता दीजिए जो सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करता हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो। भाजपा के तो जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट में बुलाया कि आपने हमारे काम में बाधा क्यों डाला। आप सबरीमाला का मामला ले लीजिए, तनेजा साहब बोल रहे हैं कि संसद का अधिकार है। देखिए कांग्रेस ने शाहबानो के इसके फैसले को पलटा, SC ST और रिजर्वेशन केस को भाजपा ने पलटा, वो उनका अधिकार है। लेकिन अगर किसी फैसले को पलटा नहीं गया तो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का सम्मान करना चाहिए। एक भी राजनेता शपथ पत्र लेके बोल दे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का सम्मान करते हैं, राजनीतिक सुविधा और असुविधा के हिसाब से सम्मान किया जाता है। तो मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, सुप्रीम कोर्ट में लाइव स्ट्रीमिंग की ज़रूरत है। वहां पर बहुत सारे मौखिक प्रवचन होते हैं, अगले दिन अखबारों की सुर्खियां बनते हैं, लेकिन वो ऑर्डर में नहीं आते हैं। यह दुर्भाग्य की बात है। मुझे लगता है व्यक्तियों से ज़्यादा व्यवस्था में सुधार की ज़रूरत है, और उस व्यवस्था में सुधार के लिए राजनेताओं की जो अज्ञानता है और जो गैर जिम्मेदाराना एटीट्यूड है जो राहुल गांधी जी ने भी दिखाया, उस पर मैं समझता हूँ सामूहिक लगाम लगनी चाहिए। जी
ब्रजेश, आपके पास एक बार फिर आना चाहता हूं मैं। ये जो मैंने बीच में सवाल पूछा था वो फिर कहीं खो गया। माहौल ऐसा नहीं हो गया कि जिसमें आदमी अब शिष्टाचार, विनम्रता या माफ़ी मांगने जैसी चीज़ से दूर हट जाता है। पूरा माहौल ऐसा है जो कि उसको उस जगह रहने नहीं देता है, और ख़ास तौर पे तब जब वो एक स्पेशल क्लास का सदस्य हो, वो एक ऐसे वर्ग का सदस्य हो जहां वो अपने को आम आदमी से दूर पाता है। एक वीआईपी स्टेटस है उसके पास। निश्चित तौर पर, और आप देखिए चूंकि सुप्रीम कोर्ट की काफ़ी चर्चा चल रही है, मुझे लगता है कि इस डिबेट में 70% टाइम हमने सुप्रीम कोर्ट को दिया है। पिछले अगर आप 3 चीफ जस्टिस को देखें सुप्रीम कोर्ट के, जिसमें कि गोगोई साहब का तो अभी कार्यकाल चल ही रहा है, इसके पहले आप ध्यान रखें जस्टिस दीपक मिश्रा का समय था, उसके पहले जो जस्टिस खेयर का समय था। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में शायद पहली बार हो रहा है कि 3 चीफ जस्टिस लगातार एक के बाद एक उन पर हमले हुए हैं। परिस्थिति ऐसी आन पड़ी है कि आमतौर पर जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को आके जो है खुद बेंच पे बैठना पड़ता है और ये कहना पड़ता है कि मुझ पर क्यों हमला हो रहा है, मेरे पर क्यों इस तरह के केस जो है सो लाए जा रहे हैं। एक तरफ जुडिशियल इंडिपेंडेंस है, दूसरी तरफ जो है सो पॉलिटिकल कंपल्सन और पॉलिटिकल क्लास है जिसके अपने अलग एजेंडा हैं। अब इसमें जो है सो ये जो वीआईपी कल्चर है और जो एक तरह से एम्पावर्ड क्लास है, जिसके सामने जो है शायद कोई भी इंस्टीट्यूशन इस देश में बहुत ढंग से फंक्शन नहीं कर पाता। उदाहरण की बात देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को जो हम लोग मान के चलते हैं कि एक ऐसी इंस्टीट्यूशन रही है जो कि बड़ी इनविंसिबल रही है, तो ऐसा कुछ है नहीं। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। अभी चूंकि हाल के कुछ वर्षों में कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग किताबें आई हैं। एक चंद्रचूड़ की किताब आई है सुप्रीम विस्पस करके, उसमें उन्होंने एक घटना का जिक्र किया और जो कि कोराबोरेट हुई है लीला सेठ की अपनी ऑटोबायोग्राफी में भी। लीला सेठ हम सभी लोग जानते हैं कि किसी भी इस देश के पहले किसी भी हाईकोर्ट की महिला चीफ जस्टिस थी। उनको सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट होकर आना था। जस्टिस आर.एस. पाठक उसमें चीफ जस्टिस थे, वो लेके आना चाह रहे थे, लेकिन उनको नहीं आने दिया गया सुप्रीम कोर्ट में, बल्कि पॉलिटिकल कंसिडरेशन के आधार पर फातिमा बीबी को, जो कि केरल हाई कोर्ट से ऑलरेडी रिटायर हो चुकी थी, रिटायरमेंट के बाद से उनको सुप्रीम कोर्ट में लेके आया गया। ये इस देश में जो इंस्टीट्यूशन है उनका सम्मान है। चूंकि चुनाव का सीजन है, एक किस्सा मैं बता दूं। जस्टिस गोगोई आते हैं असम से। असम में एक पॉलिटिशियन थे जो कि हाई कोर्ट के जज रहे, उसके बाद से फिर वो वापस पॉलिटिक्स में गए, उसके बाद से फिर वापस सुप्रीम कोर्ट में आए। तो ये हाल रहा है इंस्टीट्यूशंस का, और उसकी प्रोबिटी, उसकी इंटीग्रिटी को हम मेंटेन करने की कोशिश किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से डिमोलिश करते हैं, इसके सैकड़ों उदाहरण हैं। ऐसे में आप ये उम्मीद करें कि यह एम्पावर्ड क्लास, जो कि मेजरली जो पॉलिटिकल क्लास है या फिर आज की तारीख में जो एक्टिविस्ट क्लास है, जो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग के दौरान देखिए जो टेबलें पछाड़ी जाती हैं, एक तरह से जो जजेस जो हैं, जो कि हाईएस्ट जुडिशरी को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको जिस तरीके से धमकाया जाता है, उसमें बचता क्या है, उसमें आप फिर किस कंटेम्प्ट की बात कर रहे हैं और उसके असर की बात कर रहे हैं। ये शायद एक बड़ा चैलेंज है कि अगर सेपरेशन ऑफ पावर में, अगर जो इंस्टीट्यूशन जिस पर कि अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन के कस्टोडियन के तौर पर देश के एक बड़े हिस्से का फेथ है, अगर वो इंस्टीट्यूशन इस तरीके से बिखरते जाएंगे, उस पर भी कुछ डाउट्स जरूर हैं कि क्या वो खुद ढंग से फंक्शन कर रही है। लेकिन जो एक्सटर्नल फोर्सेज भी उसको जिस तरीके से डिमोलिश करने में लगी हुई हैं, उसमें शायद ही इस तरह के कंटेम्प्ट का कोई बहुत भाव होगा या उसका बहुत अर्थ होगा। मुझे नहीं लगता कि शायद कोई इसको बहुत सीरियसली ले भी रहा हो। जी, आपका कहना है कि कोई इसे बहुत सीरियसली ले नहीं रहा होगा। मेरा एक सवाल, और मैं सवाल अब दोबारा एक छोटा छोटा जवाब आप दोनों से चाहता हूं, आलोक शर्मा जी और नरेंद्र तनेजा जी। ये आम आदमी अगर इस तरह से फील कर रहा है, उसको लगता है कि हमारी सुनवाई नहीं है, बड़े लोगों का तो एक अलग, उनके लिए सारी व्यवस्था अलग चल रही है, उनके लिए कानून बनाने का काम, कानून खास तौर पे अगर एक बड़ा वोट बैंक हो तो उसके लिए कानून बदल जाएगा, और नहीं हो, एक वीआईपी हो, उस पर अदालत नरम हो जाएगी, या इतने सारे वकील लग जाएंगे कि अदालत को नरम होना पड़ेगा। इस व्यवस्था को बदलने के लिए आप लोगों की तरफ से हम कोई उम्मीद रखें? आलोक जी। मैं समझता हूँ बिल्कुल व्यवस्था में अगर कहीं पर कोई कमी है, किसी तरह का ऐसा मैसेज जा रहा है पब्लिक के अंदर, तो पूरी तरह से उसमें परिवर्तन की कहीं ना कहीं गुंजाइश है और उसकी दिशा में कदम उठाने जाने चाहिए। चाहे वो जुडिशियल रिफॉर्म्स हों, चाहे किसी भी तरह के रिफॉर्म्स हों, पार्लियामेंट के पटल पर भी इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन देखना ये भी होगा कि जुडिशरी में लगभग 150 परिवार ही ऐसे हैं जिनके घर के परिवार के या सदस्य जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जज तक बन पाए हैं। इन तमाम चीज़ों के ऊपर दोबारा से विचार विमर्श होना चाहिए, और कहीं पर सिस्टम में कोई खामी है तो उसको ज़रूर दुरुस्त किया जाना चाहिए। जी, तनेजा साहब।
नहीं, देखिए, मैंने सुना जुडिशियल रिफॉर्म्स जिस हिसाब से जो कि आम जनता जो है उसको वहां जाने में आसानी हो, उसको खर्चा ज्यादा ना करना पड़े, उसको अपने गहने और घर ना बेचना पड़े, ये सब तो होना चाहिए। और जाकर के देखिए, जो बोलते तो न्याय का मंदिर है, तमाम कोर्ट में आप जाइए, सुप्रीम कोर्ट छोड़ दीजिए, छोटे कोर्ट में जाकर के देखिए तो वो तो न्याय का मंदिर तो कहीं से नजर नहीं आता। तो ये सोचना तो पड़ेगा, अगर जो है आम आदमी की जो अपना फेथ है, यकीन है, आस्था है, वो कहीं अगर उसमें जो है उसको लेकर प्रश्न चिन्ह लगते हैं किसी बात को लेकर के, तो जाहिर है आपको रिफॉर्म्स तो करने पड़ेंगे। और मुझे लगता है कि अब बात चूंकि जुडिशियल रिफॉर्म की हो रही है, अब रिफॉर्म्स तो एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशियल, पुलिस, ये तीनों साथ साथ होने चाहिए। जुडिशियल जब तक साथ में, जब पुलिस नहीं होंगे तो वो बात नहीं बनेगी, एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं होती, ये पूरा एक त्रिकोण है, जुडिशियल रिफॉर्म्स, पुलिस रिफॉर्म्स, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, ये तीनों करने पड़ेंगे। कोई किसी भी दल का हो, मैं बीजेपी का हूं, आलोक जी कांग्रेस के हों, लेकिन इस पर पूरी पॉलिटिकल क्लास को साथ आना चाहिए। और ये टफ रिफॉर्म्स होंगे, लेकिन ये रिफॉर्म हमको करने पड़ेंगे। असली न्याय आम जनता को तभी मिलेगा। ऊपर के कुछ लोगों महंगे वकील ला करके न्याय ले लें तो उसका कोई क्या करेगा, आम जनता को तो न्याय नहीं मिल पाए। तो ऐसी न्याय व्यवस्था जो है उसका कोई बहुत ज्यादा अर्थ नहीं होता, उसमें परिवर्तन, रिफॉर्म्स तो होने चाहिए। जी विराट गुप्ता जी, ये जो अभी व्यवस्था चल रही है और इसमें पूरा इसका रिफॉर्म होना चाहिए, यहाँ तक की बात हो गई। ये एक बात बार बार कही जाती है, अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आती है, लोग कहते हैं कि साहब ये संविधान बदलना चाहते हैं। ये एक पॉलिटिकल इल्ज़ाम लगता है, लेकिन इस परिस्थिति में, जिस परिस्थिति में हम देख रहे हैं, ऐसे में अगर ये पूरी व्यवस्था, इसके जिस सिरे पे आप हाथ रख दीजिए वहाँ लगता है कुछ गड़बड़ है, तो उस व्यवस्था को बदलने की कोशिश क्यों नहीं होनी चाहिए? आलोक जी, मैं 3 लाइनों में 3 छोटी छोटी बातें बताऊंगा। देखिए, जो अभी पूरी बातें चल रही हैं, एक उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री का मामला था, सुप्रीम कोर्ट में डिसमिस हो गया और डिसमिस होने के बाद अभी फिर खुल गया है। उन्होंने बोला कि मैं सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड ईमानदार हूँ। तो देश में बहुत सारे मामले डिसमिस हो जाते हैं इसलिए कि गलत तरीके से पैरवी नहीं होती है और डिसमिशल को क्लीन चिट मान ली जाती है। यह बहुत बड़ी ज़रूरी बात है जिस पर कि जो PIL का सिस्टम है उस पर पब्लिक की अकाउंटेबिलिटी बने, पब्लिक के हिसाब से उसमें, क्योंकि उसकी पुरजोर पैरवी नहीं होती है और उसका लाभ मिलता है। दूसरे नंबर पर एक लाइन और कि जैसे अभी नॉर्मल कोर्स में नॉर्मल लोगों को सुप्रीम कोर्ट में मामले 3-3, 4-4 महीने बाद, साल भर बाद आते हैं। इन मामलों पे हर हफ्ते बहस क्यों होती है? मुझे लग रहा है कि आम जनता और विशेष क्लास में कोर्टों में भी एक अलग फर्क होता है, जिसकी वजह से जुडिशियल रिफॉर्म्स करना जरूरी है। जी, सवाल दूसरों पर उठने से पहले वहाँ खुद उठ रहे हैं जो दूसरों पर सवाल उठाने के लिए जिम्मेदार हैं और उनका फैसला करेंगे। हमने सवाल पूछा कि अवमानना के मामले में राहुल का माफ़ी मांग लेना काफ़ी है। 73% जवाब आया है कि नहीं, काफ़ी नहीं है। 27% लोगों को लगता है कि काफ़ी है। शकील आज़मी की 4 लाइनें हैं, उनसे प्रोग्राम ख़त्म करूँगा। बात से बात की गहराई चली जाती है, झूठ आ जाए तो सच्चाई चली जाती है। तो बात करते समय ध्यान रखना चाहिए कि बात में गहराई बनी रहे, वरना वो बात करने का कोई लाभ नहीं है। आवाज़ अड्डा में आज इतना ही। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद मोदी लहर भारी या कंफ्यूजन जारी। ब्रेक के बाद अमीश देवगन के साथ देखिए टक्कर। के प्रायोजक है मजबूत घर की बुनियाद, मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। बोलना। म्यूचुअल फंड सही है ये तो सब जानते हैं, लेकिन कौन सा म्यूचुअल फंड सही है ये जानने के लिए